लोगों ने 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कैटर करना। तो सबसे पहले हमारे पास शेप आ रही है क्यूब्स की। ठीक है, क्यूब बेसिकली आप ये समझे कि ये स्क्वायर होता है, मतलब एक जनरल स्क्वायर की शेप होगी और इसके साथ सारे स्क्वायर्स अटैच होंगे। एक और स्क्वायर मैं आगे बनाता हूँ और फिर इसको इस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्यूब। क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि सारी की सारी लेंथ्स इसकी सेम होंगी। तो ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, जितनी भी लेंथ्स यहाँ पे बन रही हैं सारी की सारी लेंथ्स आपकी जो क्यूब की हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्यूब बनेगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है, इसको भी जरा गौर से समझिएगा इस टर्मिनोलॉजी को। सरफेस एरिया इज बेसिकली द एरिया ऑफ द सरफेस। हमारे पास जितना भी सरफेस रीजन है ना, जो मतलब आप ये समझें कि एयर के साथ इन कांटेक्ट है, तो आपके पास सारे का सारा सरफेस होगा। जिस तरह ये हमारे पास ये शेप है, इसकी बैकवर्ड जो हमारे पास जितने भी आउटर रीजन है जो सरफेस हमारा बना रहे हैं, उस सारे का सारा का एरिया हम लोग निकालना होगा हर शेप का। तो उसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। अब आप जरा गौर करें, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि सारी शेप्स क्या है, स्क्वायर है। सो वी आर हैविंग दिस डायमेंशन 4, दिस डायमेंशन 4। अगर मैं एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूं तो क्या होगा, 4 into 4, दैट विल बी 16। अब इस रीजन का जो एरिया है वो 16 आ रहा है। तो हमारे पास कितने फेसेस हैं इस क्यूब के अंदर। क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं। जिससे हम आजकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसको वहां डाइस हम पढ़ते हैं, जो आपके पास लूडो में खेलने वाला या जो भी यूज होने वाला है। तो डाइस के 6 फेसेस होते हैं। एक ये फेस मेरे पास, बाकी भी सारे आइडेंटिकल हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि आप एक फेस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा मेरे ख्याल से 96। करेक्ट। सो 96 विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हियर। इज इट फाइन। सो जर्नल क्या डेवलप हो कि आपका जब भी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब चाहिए होगा, एक कोई भी फेस का एरिया आप निकाल लें। जिस तरह ये भी फेस एरिया है, मतलब फेस है इसका, ये भी फेस है, दिस वन इज ऑल्सो फेस। सो किसी का भी फेस आप मतलब वो कर लें और फिर उसके बाद उसका एरिया जनरेट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, इतना कोई खास मसला नहीं। सरफेस एरिया का हमें पता होना चाहिए। जो भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी जो सरफेस है, जैसी भी सरफेस है, उस सारे के सारे एरिया को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हर शेप की दोनों चीजें पढ़ेंगे। सीडी जो आपके पास मेंसुरेशन है, हर शेप की दो चीजें होंगी, सरफेस एरिया और दूसरी चीज हमने पढ़नी है, दैट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज बेसिकली कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास कोई घर में बर्तन है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, दैट मींस के वो कैपेसिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट ब्रेथ या लेंथ आप चेंज कर लें, नो इश्यूज। अब क्यूब की ऑल ऑफ द डायमेंशंस आर सेम, दे आर इक्वल। तो क्या होगा जी आपके पास, आपके पास क्या होगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम डायमेंशंस लाइक 3 times. So the volume will be 4 4s are 16 and 16 4s are 64. ये अब आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तो दैट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। आई होप थिंग्स आर ओके। अब देखते हैं कुछ या अब क्यूब्स के बाद क्यूबॉइड्स में चलते हैं, फिर इनके हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चन करेंगे। क्यूबॉइड्स और क्यूब्स में फर्क क्या है। क्यूब में सारी लेंथ सेम होती है, क्यूबॉइड में कोई एक लेंथ डिफरेंट होगी बस। जिस तरह ये है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, अब आप देखें ये मतलब रेक्टेंगल टाइप से मिलके बना है। सो अगर ये रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक डायमेंशन डिफरेंट होगी बाकी से। तो अगर कोई एक भी डिफरेंट होगी बाकी से तो वो क्यूब से निकल के क्यूबॉइड हो जाएगा। क्यूब याद रखिएगा वही होगा जिसकी सारी डायमेंशंस सेम होगी। अब
क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखें, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में हमारे पास हमने देखना है आइडेंटिकल शेप्स कौन कौन सी हैं। एक फ्रंट है और एक बैक है। फ्रंट और बैक दोनों आइडेंटिकल शेप्स हैं। फ्रंट का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ इनटू विड्थ। यही होता है ना, रेक्टेंगल है हमारे पास, सो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो फ्रंट एंड बैक का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है ए इंटू बी से। तो दो शेप्स हैं तो मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 से। अब हम लिखते हैं राइट एंड लेफ्ट पे। तो राइट एंड लेफ्ट में क्या हो रहा है हमारे पास? वी आर हैविंग, देखें डायमेंशंस क्या है, सी इंटू ए, अगेन है तो रेक्टेंगल ही ना। तो राइट एंड लेफ्ट का एरिया क्या बनेगा? सी इंटू ए। और दो शेप्स हैं, लाइक दो फेसेस हैं, लेफ्ट और राइट, तो 2 आ जाएगा। अब रह जाएगा टॉप एंड बॉटम। सो टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम का क्या सिनेरियो बनेगा आपके पास? दिस इज सी एंड दिस इज पी। ठीक है, तो उसका एरिया आप निकालें तो बी इंटू सी होगा, टॉप एंड बॉटम। और दो हमारे पास है तो 2 आ जाएगा। अब इन सारों को आप ऐड कर दें। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में नहीं गिवन होता, क्योंकि क्यूबॉइड को वो डिफरेंट वे तरीकों से टैकल कर रहा होता है। तो आपने इसको ब्रेक करके इसका सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, हर फेस का एरिया निकाल के और उसके हिसाब से आपने काम करना है। बहरहाल इसको अप्लाई करते हैं आगे, जो हमारे पास चीज होगी। वॉल्यूम इज विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वहां क्यूब में सारी की सारी लेंथ सेम थी, यहाँ डिफरेंट है। एल क्या पता 6 हो, बी 3 हो, एच 4 हो। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? 6 इंटू 3 इंटू 4। सो यू विल गेट योर आंसर। मसला सिर्फ सरफेस एरिया का है, बाकी चीजें सारी सेम है। या अब देखें, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। अब नजर आ रहा है कि ये शेप जो है वो क्यूबॉइड है। तो सरफेस एरिया, सबसे पहले हम सरफेस देख लेंगे कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जा सकता है। ओके, आई एम हैविंग द लेंथ इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो मैं इनको डेसिमल में कर लूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 और 1 होल 1/2 इज 1.5। ये आपको कन्वर्ट फौरन करनी आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये अब सूरत हाल जब हो गई तो सरफेस एरिया को देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास फ्रंट एंड बैक, दी साइंस ऑफ। सर सरफेस एरिया का वॉल्यूम सेंटीमीटर होता है और सरफेस एरियाज यूनिट इज सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम्स यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, और am I getting that wrong? So area's unit is always centimeter squared. In squared unit. And surface areas? It's already area, bro. Okay, so it's squared, not normal. Yeah, exactly. Okay. Okay. Now to find out the surface area, मैं सबसे पहले अपना फ्रंट एंड बैक को पकड़ता हूँ। दोनों आइडेंटिकल है ना। तो फ्रंट की ये लेंथ आ रही है, इस लेंथ को अगर मैं देखूं तो दिस लेंथ इज बेसिकली 1.5। नजर आ रहे हैं ना आपको, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो 1.5 आ गई। और ये कितनी बनेगी? दैट विल बी 0.5। सो ये रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। सो आई राइट 1.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब ये दो शेप्स थी तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, प्लस अब हम करते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट इज बेसिकली 10 एंड 0.5। ये देखें, ये वाला रेक्टेंगल है, 10 बेस है और 0.5 हाइट हो जाएगी। तो अगेन 2 इंटू 10 इंटू 0.5। अब कौन सा रह गया? टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का रेक्टेंगल देखें, ये आपके पास टॉप का रेक्टेंगल है, सो दैट इज 10 एंड ये वाली लेंथ कितनी है? 1.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 1.5 और ये भी 2 से हो जाएगा। नाउ यू नीड टू प्लग इन दिस थिंग इन कैलकुलेटर एंड यू विल गेट योर आंसर। इज इट फाइन? So this is how you need to find out the surface area of the cuboid. अब मेरी बात एक याद रखिए जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने इस एग्जैक्ट ऑर्डर में तो नहीं लिखना होगा ना? नो 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 नो, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात मैं जो क्लियर करना चाह रहा था वो ये थी, देखें वो आपको क्वेश्चंस ओपन क्यूबॉइड का भी देगा।
व्हाट डज एन ओपन क्यूबॉइड मीन्स? मतलब ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर से खुला हुआ है मीन्स उसका टॉप नहीं होगा। अगर टॉप नहीं होगा तो फिर सरफेस एरिया के में, अगर फॉर एग्जांपल ये ओपन क्यूबॉइड होता तो फिर सरफेस एरिया के फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आती? आपका टॉप तो है ही नहीं, तो ये टॉप खत्म हो जाएगा, यू विल बी हैविंग ओनली बॉटम, ये टू यहां से हटाना पड़ता। बात समझ में आ गई? तो वो इस टाइप के बहुत से सवाल पूछ सकेगा कि आप, वो कहेगा कि जी एक ओपन क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया निकाल के बताएं। तो ओपन क्यूबॉइड का मतलब यह है कि टॉप उसका नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमने फिर टॉप के एरिया को नहीं बीच में लाना। ये नहीं कि पढ़ा ही कुछ नहीं क्वेश्चन और डायरेक्टली ये चीजें अप्लाई करना शुरू हो गए। यू नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि शेप है कैसी, फिर उसके बाद में सरफेस एरिया की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इस तरीके से आपके पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे आएगा? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। जो भी तीन लेंथ्स आपके पास गिवन है उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट योर वॉल्यूम्स आंसर, एंड दैट मस्ट बी इन सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। ये आपके पास क्यूबॉइड की चीजें आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं जी पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ। उसने लिखा जी दीज टू क्यूबॉइड्स हैव द सेम वॉल्यूम। हुआ क्या है? वॉल्यूम सेम है। तो पहली एक्सप्रेशन तो ये बन गई, वॉल्यूम ऑफ दिस वन, मैं इसे कुछ भी लिख लेता हूँ, वी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू वी वाई। ये मैं वी वाई कर लेता हूँ, ये वी एक्स कर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गई। एक्सप्रेशन का इक्वेशन आ गई। वो कह रहा है फाइंड एच, हमने एच फाइंड करना है, एच इज हियर। सो मैं दोनों के वॉल्यूम्स की चीजें यहाँ डालता हूँ। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्स? दैट इज 18.6 times 16.4 times 10.2. That should be equals to 30.6 times 8.2 times h. ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ वहां जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो ये आ जाएगा h का आंसर। ठीक है, सो मेन हमारे पास जो डेटा था वो ये वाला था, उसने इक्वेशन ये बना दी, उसके बाद मैंने यही इक्वेशन यूज करके अपने h की वैल्यू निकाली। इज इट क्लियर? आपके पास h का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। Okay, going to the next one. A cuboid measures 5 by 4 by 2. Calculate the volume of this cuboid. Give your answer. Give the units of your answer. So वही हमारे पास है, volume क्या होगा? We need to multiply the three things. 5 into 4 into 2. And unit must be in centimeter cube. So याद रखिएगा कि वो unit में भी पूछ सकता है, तो centimeter cube आपके पास आ जाएगा. And 5 4s are 20, 22s are 40. So 40 centimeter cube. ठीक है जी, ऑल गुड? अभी तक तो आसान ये चीज है। अच्छा, one face has been drawn for you centimeter cube. हाँ, okay. He said that on the centimeter grid, draw an accurate net of this cuboid. किस cuboid का? ये वाला cuboid है, 5 by 4 by 2. अच्छा, 5 by 4 by 2. अच्छा, इस cuboid का हमें प्रॉपर नेट बनाना है। तो देखें, 5 तो ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं, 2 3 4 5, और ये 4 हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये बेस है इसका, तो बेस आपके पास ये आ गया। तो इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2/4 के लगेंगे, दो लेफ्ट और राइट पे। और जो फ्रंट बैक होगा, फ्रंट बैक किस तरह होगा आपके पास? 2/5 के लगेंगे। अब रह जाएगा टॉप। टॉप आपने जो है वो जो बेस आपके पास या बॉटम है, वो आपके पास टॉप की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल टॉप बनेगा। तो
नीचे जगह है हमारे पास, तो वहां मैं टॉप बना रहा हूँ, तो 4/5 आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? सो 5 टाइम्स 4 टाइम्स इसका ही नेट यहाँ पे बना है। तो वो क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकता है नेट्स के या इस लेवल के, तो आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप नेट बना रहे हो ना, तो जहन में ये ख्याल कीजिएगा कि मैंने इनको चिपकाना है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी तो आपस में चिपकेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि ये लेंथ छोटी हो और वो बड़ी हो जाए, दैट्स रॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसको जहन में रख के तो काम कर सकते हैं, गलती नहीं होगी आप। ओके, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स। यार यहाँ पे हमारे पास एक दो क्वेश्चन और भी बड़े टेक्निकल आने चाहिए थे। चल एनीवेज, प्रिज्म का करते हैं, क्या पता उसमें वो कीवर्ड को करें। अच्छा, आप प्रिज्म के लिए ना यार प्लीज जरा गौर कीजिएगा सारे। प्रिज्म एक पूरी फैमिली शेप्स की, ये कोई एक शेप नहीं, ये फैमिली है पूरी शेप्स की। और उस फैमिली के लिए दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है बेस और दूसरा है हाइट। तो याद रखिएगा, आज तक मैथ्स के अंदर हम बेस को वो चीज कंसिडर करते हुए आ रहे हैं जो जमीन के साथ लगी हुई होगी। लाइक ये अगर ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम ना चाहते हुए कहेंगे जी ये इसका बेस है। प्रिज्म का बेस ये नहीं होगा, ठीक है? प्रिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी मैं थोड़े मुश्किल वर्डिंग यूज कर रहा हूं, थ्रू आउट द शेप। इसको थोड़ा सा भी ध्यान में रखिए, थ्रू आउट द शेप। बेस वो चीज होगी जो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हो, ठीक है, और वो थ्रू आउट द शेप चले। अब जब बेस आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसको आपने इमेजिनरी तौर पे जमीन पे गिराना है, और फिर जो चीज जिस मतलब ऊपर की तरफ जा रही होगी, दैट विल बी द हाइट। अब ये सारी बातें मेरी बहुत मुश्किल लग रही होंगी, मैं थोड़ा सा जरा आपको बताता हूँ। देखें, ये तीनों आपके पास प्रिज्म्स है, ठीक है? ये तीनों प्रिज्म्स है। अब आपने इन प्रिज्म्स को इस सेंटर वाले प्रिज्म को जरा गौर से देखते हैं, इसका बेस आइडेंटिफाई करना है। अब आप कहेंगे सर टिकली बेस तो ये वाला होना चाहिए जिसपे नीचे ये आया हुआ है, एक मिनट जरा डॉटेड लगा। बेस तो सर ये वाला होना चाहिए जिसपे ये खड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। मैंने कहा है बेस वो होना चाहिए जो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका सेम रहे। अब इसकी बात देखिए, आप इस शेप को एक केक कंसिडर करें। केक, पता है ना, जो बर्थडेज वाले केक है, पता नहीं मेरी आवाज ठीक आ रही है, एक केक है, सो वी कैन कट इट, ठीक है? अब आपने ऐसी जगह से इसे कट करना है कि आप स्लाइसेस बनाते जाएं, तो आपके पास जब भी आप कट करेंगे जो पीछे से शेप निकलेगी, दैट शुड बी द आइडेंटिकल फ्रॉम विद द फ्रंट वन, ठीक है? आप इसे कट ऐसे करें कि जो शेप निकलेगी पीछे से वो आइडेंटिकल होनी चाहिए फ्रंट वाली शेप पे। तो आप जरा गौर करें, मैं छुरी यहां रखता हूं, ये नाइफ है, ठीक है? तो इस नाइफ से अगर मैं कट करूंगा, इस दरमियान में से कट करें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे कट करके जाए, इस टाइप का कुछ कट हो जाएगा, ठीक है? ये यहां से कट करूंगा मैं, तो क्या होगा, ये जो फ्रंट वाला पीस है ये नीचे जाके गिरेगा। यही है ना, कट होके से नीचे गिराएंगे, तो पीछे से जो शेप निकल रही है वो बिल्कुल फ्रंट वाले की आइडेंटिकल है कि नहीं है? देखें, पीछे से भी तो ट्राइंगल ही निकल रहा है और बिल्कुल फ्रंट वाले के आइडेंटिकल बन रहा है। तो आप इस नाइफ को इस पूरे थ्रू आउट, ये इस पूरी लाइन में कहीं से भी कट करें, तो पीछे से हमेशा एक आइडेंटिकल शेप निकलेगी जो आपके फ्रंट को कॉपी कर रही है, ठीक है? आपके फ्रंट को कॉपी कर रही है। तो ऐसी जो शेप बनेगी प्रिज्म की, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस। तो इस पूरे प्रिज्म के अंदर आपका जो बेस है वो ये फ्रंट वाली शेप है, ये वाली शेप है बेस। अब जो ही बेस आइडेंटिफाई होगी, इसको आप प्रिज्म को पूरा गिराएं बेस के ऊपर, तो बेस के ऊपर जब ये गिरेगा तो डेफिनेटली ये अगर फेस जमीन के साथ होगा तो ये इसकी हाइट हो जाएगी।
तो भाई दो चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बेस और दूसरी हाइट। ठीक है, हम इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं भी डिफरेंट शेप्स के साथ। अच्छा, अब आप जरा इसको देखें। जी कादिर साहब, एनी क्वेश्चन? अच्छा चले। सर मुझे उसकी बेस समझ नहीं आई। ये इस सेंटर वाले प्रिज्म की आपने कैसे रिड्यूस किया? मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको केक कंसिडर करें और इसको कट करें, तो थ्रू द लाइन जो कट करके आपके पास अंदर से शेप आएगी, वो अगर आइडेंटिकल ही आती जा रही है फ्रंट वाली शेप के साथ, तो वो बेस बन जाएगी। तो मतलब दोनों हाफ्स आइडेंटिकल हैं जब हम कट करते हैं? हाँ बिल्कुल, कट करें आप थ्रू आउट, यहाँ कट करें ना आप, कहीं से भी कट कर दें आप ऊपर से, मतलब इसको कहीं से भी कट कर दें, तो जो भी शेप निकलेगी मतलब कट करके, दैट विल बी द आइडेंटिकल फ्रॉम द फ्रंट विद द फ्रंट वन। बिल्कुल ट्रायंगल। मतलब उसको होना चाहिए आइडेंटिकल। हाँ जैसे बिल्कुल। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं होगी। नो, अगर हॉरिजॉन्टल आप कट कर रहे हैं, देखिए मैं कट कर रहा हूँ, फॉर हम्म मैंने केक को इस तरह काट दिया। अब आप जरा गौर से देखें, ये पीस निकला है काट के, ठीक है, ये तो ऊपर चला गया ना, ऊपर वाला पीस तो उठ गया। हम्म, इस पीस को आप इस वाली शेप से आइडेंटिफाई करें कि मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हो सकती है, नहीं। नेवर। हम्म ये बेस नहीं होगी हमारी। गॉट इट? और कट आप वर्टिकल कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। लेकिन हम जहाँ से भी काटे वो होना आइडेंटिकल चाहिए। वो आइडेंटिकल चाहिए। ओके, समझ जिस आया। चीज को ये रिपीट करेगा वो आपकी शेप जो है वो बेस बन जाएगी। इसकी एक जरा, ये जो सिलेंडर है हमारे पास, इसकी एग्जांपल देते हैं ना। आप अब आप मुझे बताएं कि मुझे इस पे लाइक वर्टिकल कटिंग करनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल। लाइक वर्टिकल का मतलब है कि मुझे यूं काटना चाहिए या यूं काटना चाहिए आइडेंटिकल शेप्स लाने के लिए। है ये प्रिज्म, तो बेस क्या बनेगा इसका? देखें, इसे पूरा एक सॉलिड केक कंसिडर करें, तो अगर मैं इसे यहां से काटूंगा हॉरिजॉन्टली, तो ये यूं कटेगा प्रॉपर, यूं ही कटेगा ना। आप इसको यहां से स्ट्रेट बिल्कुल काटें, तो इसकी जो शेप निकल रही है, दैट शेप इज लिटरली आइडेंटिकल विद द दिस वन। तो जहां पूरे जिधर मर्जी से काटे आप, थोड़ा सा नीचे से करके काट लो तब भी शेप आइडेंटिकल निकल रही है, थोड़ा और नीचे से करके काटो तब भी शेप आइडेंटिकल निकल रही है। तो अब बेस कैसे होगी हमारे पास? बेस विल बी दिस वन। तो अगर ये बेस है, ये ऑलरेडी जमीन पे पड़ी हुई है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। बात सर में लेकिन वर्टिकल कट से भी तो शेप आइडेंटिकल होती है ना, सॉरी, निकलती है। वर्टिकल कट से भी तो शेप आइडेंटिकल निकल सकती है। नहीं निकल सकती। क्या निकल सकती है? वर्टिकल कट तो यहाँ पे हर एक कट में डिफरेंट शेप आएगी। मैं काट के बताता हूँ इसको थोड़ा। जैसे अगर हम बिल्कुल मिड से काटे हाँ, तो फिर वो जो इट्स स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ना, तो फिर नहीं, उसकी हर प्रोपोर्शन फ्रंट सेम शेप होगी। क्या कंसिडर कर रहे हो? फ्रंट शेप कंसिडर करनी होती है। लाइक अभी मैं जब कर रहा था तो मेरी ये कंसिडर हुई हुई थी बेस। समझ में आई? तो मैं जब भी कट, हम्म तो मेरा जो भी कटिंग के बाद चीज चाहिए वो ये वाली आनी चाहिए। आप क्या फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं? फ्रंट इज दिस शेप या ये शेप होगी वर्टिकल कटिंग? ये तो एक सिंगल हम्म लाइन है। अब आप कैसे ओह इसके साथ आइडेंटिफाई करा सकते हैं? मतलब आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकती ये जगह। नहीं। तो फ्रंट पे आपने मैच कराना होता है। ये नहीं होता कि आप दरमियान से कट करें तो दोनों आइडेंटिकल बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जी। अच्छा, अब ये भी सारे हमारे पास प्रिज्म्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम्स आर प्रिज्म। अब इस प्रिज्म को देखें, आपको नजर आ रहा है कि इसमें देखें, मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ ऑलमोस्ट लाइक दिस। ये थ्री डायमेंशनल में आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैं दो तीन चीजें लिखता हूँ। एक मिनट जरा, लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा ऐसा हो कि हम
ये ए है, ये बी है और ये सी है जो बैक वाली साइड पे। आई होप ये विजिबल है आप लोगों को। मेरे यहाँ आई डोंट नो नेट लैग कर रहा है। तो अच्छा, मुझे अब वेट लेट मी आस्क फ्रॉम द फातिमा। ओके फातिमा, आप मुझे बताएं ए, बी या सी में से बेस कौन सी शेप है? The rectangular one shape, B one, B. ओके It's बी। और आप इसको कैसे प्रूव करेंगी कि ये बेस है प्रिज्म की? जो अभी मैंने तरीकाकार बताया, अगर आप कटिंग करें तो यू आर गेटिंग द सेम शेप थ्रू आउट द प्रिज्म। आपने बी को क्यों कहना? बी का मतलब है कि आपको इस तरह कट करना पड़ेगा। ये मैं कट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। तो ये देखें, ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल तो मैच ही नहीं कर रहा। मजे की बात, जरा और ऊपर चला जाऊं तो मेरा तो रेक्टेंगल और स्क्वीज होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। तो आई कैन नॉट चूज बी एज माई बेस। ये तो आइडेंटिकल शेप्स ही नहीं जनरेट कर रहा। जी फातिमा, तो ये बी तो कौन रखना चाहिए? मुझे नहीं आवाज आई आंसर की। जी कोई बता सकता है? और इट्स ए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ए बनेगा। देखें, ए आपकी शेप थ्रू आउट कटिंग आप करें तो ये सेम रहेगा। आप यहां से काटें तो ये सेम आपके पास ट्राइंगल बनेगा। ये मेरा बड़ा पैथेटिक सा बना है, लेकिन आप अगर इसको काटें तो ये आपके पास बनेगा। सो ए विल बी योर बेस, और बेस पे फिर इसे आप गिराएं पूरे प्रिज्म को तो ये हाइट हो जाएगी। इज इट फाइन? ये पेंटागोनल प्रिज्म्स पे आते हैं। बताएं जी, इसकी कौन सी शेप बेस होगी? एनीवन? जी साइम साहब। Sir, the shape would, the base would not be possible to find out because each has its own side. Any of these could be the base. No, not at all. सर ये फ्रंट वाली बेस है। फ्रंट वाली कौन सी? ये फ्रंट है, ये भी फ्रंट है, इससे नीचे वाला भी फ्रंट है। कौन सी? बी वाली। बी वाली। यस, बी इज द राइट आंसर। But sir, that would only happen if the shape is upright. No, that's the pentagonal prism. He said also prism. Upright means what? No, I'm telling you the concept of base is not the that concept जो हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आ रहे हैं कि बेस वही होगी जो जमीन के साथ लगी भी होगी। मैं वो केक्स की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं कि आप इसको कट करें ना। देखें, लाइक ये मैंने बेस रखी है ना अपनी, इसको कट करें पीछे से, ये काटें जरा, तो आपके पास आइडेंटिकल पीछे से शेप निकलेगी थ्रू आउट द प्रिज्म। Okay. So that's why B base. Same is the case with this hexagonal prism. तो हेक्सागोनल प्रिज्म में जो फ्रंट वाली आपके पास ये है, ये अपनी बेस बन जाएगी, और ये जो पूरी बनेगी दैट विल बी द हाइट। जब भी बेस आइडेंटिफाई हो जाए आपके पास, तो उसको फिर जहनी तौर पे आपने मतलब मेंटल मैथ्स करते हुए उस शेप को उस बेस के ऊपर रखना है, मतलब उसको बेस बना लेना है, तो ये आपको बन जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आइडेंटिफाइड बेसिस एंड वो। ओके सर, तो ये पेंटा, हेक्सा, नोना वगैरह, इन सब की बेस हमेशा वो शेप Front. होगी फ्रंट जिनकी ये फ्रंट, बिल्कुल बिल्कुल मतलब फ्रंट। जैसे
पेंटागोनल प्रिज्म के लिए वो जो पेंटागन है फ्रंट पे। ओके ओके, नाउ सर्फेस ऑफ प्रिज्म, ये फॉर्मूला भी नहीं दिया अब आपकी फॉर्मूला शीट में, ये आपने याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ द बेस टाइम्स हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। अब ये अपनी बात याद रखनी है कि बेस आपने आइडेंटिफाई करनी होगी, ये वो बेसिस की बात हो रही है, ये प्रिज्म की इस बेस की बात नहीं हो रही कि ये जो नीचे जिस पे ये खड़ा हुआ है, इट्स बेसिकली द बेस जो आइडेंटिफाई हुई हुई है, मतलब प्रिज्म की बेस जो हो रही है। ठीक है, तो अब आपने जरा यहां देखना है, इस क्वेश्चन में देखें, यू नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अब सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म अगर मुझे निकालना है तो डेफिनेटली आई नीड टू यूज फॉर्मूला, एंड फॉर दैट फॉर्मूला आई मस्ट नो माय बेस एंड माय हाइट। ओके जी, अब आप मुझे बताएं, मैं दोबारा से वो करता हूँ, फातिमा मैडम ने गलत आंसर दिया था, फातिमा ही जरा दोबारा कंटिन्यू करवाएंगी ताकि पता चले समझ आई है कि नहीं है। ये मैं कुछ ए बी और ये जो बेस है ये सी कर लेते हैं। ए इज बेसिकली दिस शेप, सी आपके पास जो बेस बनी हुई है यहाँ पे वो, और बी ये है। जी फातिमा, व्हाट यू थिंक, कौन सी हमारे पास बेस होगी ए बी सी में? I think A. ए, ओके, बाकी कोई इसको इंडोर्स करना चाहता है कोई, अगर किसी का आंसर अदर देन ए है? Wait, is it B? इट्स बी। फातिमा कोई एक आंसर दो। यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड मैडम। जी क्या होनी चाहिए? एनीवन इन द क्लास? हसान साहब बहुत लेवल की बातें कह रहे हैं। उसका बी, डैम नो, इट्स ए। मैंने ए वाली फिगर सामने वाली बना के बताई है ना, मैंने कोई गलत लेबलिंग तो नहीं कर दी। एक मिनट रुको, मैं एक मिनट यहाँ पे वो कर देता हूँ। देखें, ये जो आपके पास शेप है ये ए है, और ये जो आपके पास शेप है ये बी है। ओ भाई ओ भाई, बी, ठीक है। और ये जो नीचे वाली शेप है इसको पर्पल कर लेते हैं, दिस वन, द बेस, दैट वन इज सी। अब बताएं जी कौन सी है बेस? द बेस इज ए ब्रदर, यस, ए होनी चाहिए। देखिए इसको काटे ना, इसको मतलब ये प्रिज्म नजर भी आ रहा है आपको किस तरह से बन रहा है ये? आप इसको यहां से काटें, ये काटेंगे आप तो ये आइडेंटिकल ट्राइंगल्स निकालता जाएगा, बिल्कुल फ्रंट वालों की तरह। तो ये जो फ्रंट वाला ट्राइंगल है दैट इज योर बेस। गॉट इट? प्रैक्टिस करेंगे तो तब ही जाएंगे। जी जी सर, कादिर, तो बी क्यों नहीं? बी को बताओ ना कैसे बेस बनाऊं। बी क्योंकि अगर आप ये वाला हाँ, कंसिडर, अगर ये कंसिडर करेंगे तो आप इसे कट करेंगे यूं करके, तो ये तो रेक्टेंगल छोटे होते जा रहे हैं पीछे। ये देखें, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ओह अच्छा, ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, अब देखें पेरीमीटर ऑफ द बेस, सो बेस इज आइडेंटिफाइड हियर, दिस इज योर बेस, ये आपके पास ट्राइंगल आ गया बेस का। तो क्या बनना चाहिए जी? 16 प्लस 12 प्लस 20, दैट इज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर हम पढ़ चुके हैं, तो 16 प्लस 12, ये आपके पास पेरीमीटर ऑफ द बेस टाइम्स हाइट। ओके, विल टेल मी व्हाट इज द हाइट हियर? The height of the prism, mind this thing, don't get confused by 16.
Are we gonna apply SOHCAHTOA? No, no. I told you that if the base is already there, you got your base stuff, you need to mentally you need to put this prism on the base. So इस prism को गिराएं base के ऊपर, क्या होगी height? ये सिर्फ हसान को समझ आ रहा है सारा लेक्चर? Yes, it will be 9. It will be 9. आप इस पूरे के पूरे को आप इस बेस को नीचे गिराएं, जैसे अभी ये इस पे खड़ा हुआ है ना, इसको इस पे खड़ा कराएं ट्रायंगल पे, तो कौन सी चीज ऊपर जाएगी? दिस विल बी, so this will be the height. The perimeter of the base times height, which is 9 plus 2 into base area. Base area is what? Base is over triangle. तो उसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस into height 1/2 base into height हो जाएगा. तो this is 16 already. So plus 2 into base area होगा 1/2, base is 12 and the height is 16. So that is 36 plus 12, 48. 48 into 9 plus 2 और 2 cancel out हुए, तो 12 into 16. 12 into 16 क्या होना चाहिए? जो भी आया, खैर आपने इन दोनों चीजों को एड अप कर देना. Is it fine? So this is how you need to find out the surface area. हाइट 12 होगी या 9 होगी? किसकी हाइट? ये वाली हाइट? बेस एरिया वाली हाइट. This height will be 9 और बेस एरिया तो ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल को देखना है मैंने. फिर तो मैं प्रिज्म में नहीं रहा, मैं ट्रायंगल की हाइट देख रहा हूँ. तो ट्रायंगल की हाइट 16 होगी. ये हाइट है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म. बेस तो कुछ भी बन सकती है. राइट नाउ वर बेस इज ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 बेस इनटू हाइट. तो बेस इनटू हाइट विल बी ट्रायंगल की हाइट कंसिडर की जाएगी, नॉट द प्रिज्म्स हाइट. अच्छा, या जी. अब इधर बताएं जरा, क्या हमारे पास बेस होनी चाहिए? ये भी एक प्रिज्म है. लाइक द फ्रंट, टॉप और साइड दो नजर आ रही हैं, 3 शेप्स नजर आ रही हैं. एक फ्रंट आपके पास नजर आ रहा है, एक टॉप नजर आ रहा है और एक मतलब लेफ्ट साइड पे एक शेप नजर आ रही है. कौन सी चीज बेस होनी चाहिए? यस, द फ्रंट वन. द फ्रंट वन 100%. देखो, फ्रंट को आप काटते जाओगे, अगर यहां से आप इस करो, मैं पता नहीं क्यों उल्टी सी लाइन लगा देता हूं. आप यहां से इसे कट करो तो आपके पास थ्रू आउट अंदर ये शेप निकले जो फ्रंट पे बनी. ठीक है, सो बेस साइड होगी हमारे पास. ये फ्रंट वाली हमारे पास स्पेस है. ओके जी. द पर्सन हु इज लाइक रियली कंफ्यूज्ड, Fatma madam again, what will be the height of the prism? Fatma, बताएं जरा क्या होनी चाहिए हाइट हमारे पास? बेस आइडेंटिफाई हो गया, उसको बेस पे जरा गिराओ और फिर देखो कि हाइट क्या है. It should be 16 or it should be 10 or it should be 9. जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए? 10. या वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास बेस आइडेंटिफाई हो गया, तो पैरामीटर ऑफ द बेस. दिस विल बी अ बिट चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि बेस बहुत अजीब सी शेप बनी हुई है. तो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं. दिस लेंथ इज व्हाट? 9. ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे. सो 9 आपके पास आ गया. फिर 5, 9 प्लस 5 कितना होता है? 14. 14 प्लस 6 इज व्हाट? 20.
ये लेंथ कैसे निकालेंगे हम? एनीवन? हाउ टू फाइंड आउट दिस लेंथ? इस पॉइंट तक 20 आ चुका है। देखें टोटल लेंथ कितनी है, ये वाली 16 है ना? दिस लेंथ तो 16। -5 -3। यस, 16 में से 5 निकाल दें एंड देन 3 निकाल दें, तो आपके पास ये लेंथ रह जाएगी। So 16 minus 5 minus 3, that will be 8. So 20 plus 8 will be 28. Again ये जाएंगे तो 6 आएगा हमारे पास. So 28 plus 6 will be 34. 34 plus 3 will be 37. 37 plus 9 will be कितना होगा? 46. 46 plus 16, ये पैरामीटर पूरा हो जाएगा. तो 46 plus 16, that will be 62. So this is our parameter of the base. Okay, we already know the height. So 62 into height is basically 10 plus 2 into base area. Oh, now how to find out the base area? Base का area कैसे निकालें? Anyone? Base तो बड़ी अजीब सी है. सर हम ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है इसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के माइनस कर दें. बिल्कुल. देखें ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये आपके पास बड़े वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ये निकाल के और ये छोटे वाले एरिया को माइनस करा देते हैं. ठीक है, दैट विल बी लाइक द वेरी इजी टास्क. तो बड़ा रेक्टेंगल विल बी 16 into 9 माइनस छोटा रेक्टेंगल विल बी 6 into 8. तो ये आपके पास बेस एरिया आ जाएगा. 6 8 48 होगा, 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9, 144. तो 144 माइनस 48 कितना होना चाहिए? जितना चाहिए. चौतालीस निकल जाएंगे तो 96 होना चाहिए. ओके, so it should be 96 here. So 62 into 10 plus 2 into 96. This is how we can find out the surface area of this prism. Is it fine? So bhai, the main challenge is to identify the base, to identify the height, and the other challenge is to remember the formula. So the formula is parameter of the base times height plus 2 into base area. Do remember this. ठीक है, जब ये हमारे पास आ जाएंगे तो वी कैन प्लग इन द वैल्यूज. अच्छा, अब इसका मुझे बताएं जी, व्हाट विल बी द बेस? सिलेंडर में तो बेस बड़ी सिंपल सी आपको मिले और कोई शेप बनती ही नहीं है. क्या बेस होनी चाहिए जी, बताएं. The circle. Yeah, circle is the base. Okay, now how to find the perimeter of the base? How to find out the perimeter of the circle? By using the formula, that is 2 pi r. Circumference वही होता है ना, perimeter of the base. The height will be 63 plus 2 into base area. So base is circle, so we need to write pi r squared. यहाँ पे भी आप r की बजाय उसकी वैल्यू प्लग इन कर दें. That will be 50. ये हो जाएगा 30 pi times 63 और that will be, ये आप कैलकुलेशन कर लें फिर आप, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है. ठीक है, सो प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरा ध्यान रखिएगा कि क्या सूरत है. अच्छा, बस जल्दी जल्दी से वॉल्यूम का देख लेते हैं. वॉल्यूम बहुत आसान है एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया. ये आपने लाजमी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रिज्म्स के. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, दैट्स इट. सो बेस जो आइडेंटिफाई हुई है वो, और उस फिर हाइट से मल्टीप्लाई कराना है, विच इज 9 हियर. सो अब ये जो प्रिज्म था, ये सेम शेप्स मैंने ऊपर से कॉपी नीचे की है. तो बेस हमारे पास फ्रंट वाला बन रहा था ना, तो बेस का एरिया आप निकाल लें. दैट वन वाज 1/2 12 into 16. दैट वाज द बेस एरिया. ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई? वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 9. दैट विल बी योर वॉल्यूम.
So volume of prism is always base area into height. Base area into height. कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह जो ऊपर सिलेंडर है, इस पर बेस, तो बेस का एरिया क्या निकलेगा, पाई 15 का स्क्वायर टाइम्स हाइट विल बी 63. That's it. You need to multiply them and you will get your volume. या आपके पास मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है। So again, I'm saying for the prisms, the only thing is, हाँ, अब इन चीजों में भी याद रखना कि जो फ्रंट हमारे पास बन रहा है, this front thing, this is our base, ठीक है। तो इस बेस को हम पैरामीटर भी निकालना जानते हो। ये हमारे पास बेसिकली एक आर्क बन रही है, तो आर्क के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सेमी सर्कल का, बाकी ये लेंथ्स भी हमें पता होना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ द बेस हम निकाल सकें अच्छे तरीके से, और इस बेस के का एरिया भी निकालना हमें आना चाहिए, लाइक टोटल रेक्टेंगल minus the area of this semicircle. So you can get the area of the base. दो ही चीजें जरूरी होते हैं, पैरामीटर ऑफ द बेस एंड बेस एरिया। हाइट तो ऑलरेडी आपके पास 12 बाई है, ठीक है। इस स्लाइड्स में आपको भेज